इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे निमेटोड्स के बारे में। निमेटोड्स हमारे पास कौन कौन से एस्कैरिस, एंटेरोबियस जिसको हम ह्यूमन पिनवॉर्म भी बोलते हैं, वाउचेरिया की कुछ स्पीशीज़ होती हैं जैसे वाउचेरिया बेनक्रोफ्टी, ये हमारे पास राउंड वॉर्म्स हैं। इनमें से हम फोकस करेंगे एस्कैरिस पे। एक एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स है जो डिजीज़ कोज करता है एस्कैरियासिस। निमेटोड्स डिजीज़ पढ़ने से पहले हमने प्रोटोजोन डिजीज़ कवर की थी, जिसमें हमने बेसिकली कवर किया था 3 प्रोटोजोन्स को, एंटामीबा हिस्टोलिटिका को, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिसमें हमने मलेरियल पैरासाइट्स कैसे मलेरिया कोज होता है वो पढ़ा था, उसकी लाइफ साइकिल पढ़ी थी, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस के बारे में डिटेल में पढ़ा था। इन वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं एक निमेटोड डिजीज़ से जो कि है एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस जो होती है वो कौन कोज करता है? एक निमेटोड है एस्कैरिस। एस्कैरिस बिलोंग्स टू फाइलम निमेटोडा, क्लास रेप्टिडी, ऑर्डर एस्कैरिडीडा, फैमिली एस्कैरिडीडाई। ये जो एस्कैरिस है कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म। एस्कैरिस बेसिकली एक लार्जेस्ट राउंड वॉर्म है, लार्जेस्ट निमेटोड है जो कि इंटेस्टाइन में रहता है, जो इन्फेक्ट करता है इंटेस्टाइन को, इसलिए हम इसको इंटेस्टाइनल निमेटोड भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। हैबिटेट जो है इसका मेनली इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये कहाँ पे मिलता है? जिजनम में। 3 पार्ट होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन के, डिओडनम, जिजनम एंड इलियम, तो ये बेसिकली जिजनम में मिलेगा। मॉर्फोलॉजी की बात करें अडल्ट वॉर्म्स की, सबसे पहले अडल्ट की बात करते हैं। अडल्ट वॉर्म्स में हमारे पास इनकी जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है और टेपरिंग एंड्स होती हैं, एंड टेपर्ड होती हैं दोनों साइड पे। कलर क्रीमी वाइट और पिंकिश जैसे अर्थवॉर्म होता है। माउथ जो है वॉर्म का, वहाँ पे 3 लिप्स से कवर्ड होता है, 1 डोर्सल और 2 वेंट्रल। छोटे छोटे टीथ होते हैं जो पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। लाइफ स्पैन इज़ लेस देन 1 ईयर। अब इस इमेज में आप देख सकते हो मेल स्मॉल साइज और फीमेल कंपेरेटिवली लार्जर देन मेल। एडल्ट मेल का साइज जो है 15 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 3 to 4 mm इन ब्रेड्थ। टेल जो है वो कर्व्ड होती है, जहाँ पे एक पेयर ऑफ कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स मिलते हैं जो कोपुलेशन में हेल्प करता है। एडल्ट फीमेल कंपेरेटिवली लार्जर देन मेल, जहाँ पे इसका साइज जो है वो 20 to 40 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 6 mm इन विड्थ। फीमेल में हमारे पास एक वल्वा मिलता है, वल्वर वेस्ट बोलते हैं, जो कोपुलेशन में हेल्प करता है विद द मेल। यहाँ पे पोस्टीरियर एंड जो है वो स्ट्रेट है और कॉनिकल है, कर्व नहीं है। ये फीमेल जो है वो कितने एग ले करती है पर डे? अराउंड 2.5 लाख एग्स पर डे। अब हम एग की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के एग मिलते हैं, फर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड एंड डिकॉर्टिकेटेड। फर्टिलाइज्ड एग जो है दैट इज़ ओवल इन शेप और गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। इसका जो शेल है वो बहुत थिक है, एल्बुमिनस से कवर्ड होता है, कोटिंग प्रेजेंट होती है एल्बुमिनस की। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो एलिप्टिकल शेप का होता है, ओवल शेप नहीं है, यहाँ पे एलिप्टिकल शेप है, ब्राउन कलर्ड एग है। शेल इसका कंपेरेटिवली थिन होता है। जितने भी हेलमिन्स एग होते हैं सबसे हैवीएस्ट एग होता है एस्कैरिस का अनफर्टिलाइज्ड एग। थर्ड टाइप आता है डिकॉर्टिकेटेड एग। डिकॉर्टिकेटेड एग जो है वो कलरलेस होता है और इसमें एल्ब्यूमिनस कोट प्रेजेंट नहीं होता। अनदर फॉर्म आती है एक लार्वल फॉर्म जो कि रैप्डिटिफॉर्म लार्वा है। ये एक्टिवली मोटाइल फॉर्म होती है। लार्वा जब एग में से हैच होता है वो कहाँ पे होता है? डिओडनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडनम में। फिर वहाँ से वो पेनिट्रेट कर जाता है म्यूकोसल लेयर के अंदर, फिर वहाँ से वो इंटेस्टाइन वॉल में एंटर कर जाएगा। एस्कैरिस मोनोजेनेटिक है, मीन्स इसको कोई दूसरा होस्ट नहीं चाहिए, इसका एक ही होस्ट है जो कि ह्यूमन है। पैथोजेनेसिस की बात करिए कैसे, सोर्स जो है इसका सॉयल, वाटर, कंटेमिनेटेड फूड्स होगी। अब वो कंटेमिनेटेड होंगे एग्स से। इन्फेक्टिव फॉर्म बेसिकली एम्ब्रियोनेटेड स्टेज होती है, जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वही उसकी इन्फेक्टिव फॉर्म होगी। अनफर्टिलाइज्ड एग बाहर पहले फर्टिलाइज्ड होंगे, फिर वो इंजेस्ट होंगे, फिर वो इन्फेक्ट करेंगे अपने होस्ट को। होस्ट बेसिकली मैन है, क्योंकि मोनोजेनेटिक है
तो यहाँ पे एक ही होस्ट की ज़रूरत है, कोई वेक्टर, कोई इंटरमीडिएट होस्ट, कोई रिजर्वोयर होस्ट नहीं है। एस्कैरिस की लाइफ साइकिल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेजेस होती हैं, एक इन्फेक्टिव और एक डायग्नोस्टिक स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है फर्टिलाइज्ड एग वाली स्टेज होती है, जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है। ये एग जब फर्टिलाइज्ड हो गया उसके अंदर हमारे पास लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है। फर्टिलाइज्ड एग इंजेस्ट करेंगे, वो होस्ट कहाँ से इंजेस्ट करेगा? थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर और सोयल। कंटेमिनेटेड फूड से जब एंटर करेगा हमारे जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, वहाँ से होता हुआ इसोफेगस, स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका बेसिकली मेन हैबिटेट जो है वो जिजनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जिजनम पार्ट। बट अभी वो डिओडनम में ही रहेगा। डिओडनम में वहाँ पे क्या होगा? अभी फर्टिलाइज्ड एग ही है। फर्टिलाइज्ड एग डिओडनम में प्रेजेंट है। डिओडनम में क्या होगा? वो फर्टिलाइज्ड एग हैच करेगा, उसमें से लार्वा निकलेगा। वो लार्वा निकल के डिओडनम के म्यूकोसल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट कर जाएगा। पेनिट्रेट करने के बाद वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम लीवर से होता हुआ, हार्ट से होता हुआ वो लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स में माइग्रेट हुआ, लंग्स में उसने एल्वियोलाई को, ब्रोंकियोल्स को इन्फेक्ट करना शुरू किया। इन्फेक्ट करने के बाद देन वो अगेन फेरिंग्स में एंटर कर जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में आ जाएगा। वहाँ से एंटर करने के बाद देन अगेन इनटू ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन में अब वो डिओडनम की जगह जिजनम में आएगा। वहाँ पे वो जिजनम में एंटर करने के बाद उस जिजनम में वो इन्फेक्टिव स्टेज से डायग्नोस्टिक स्टेज, अब इस स्टेज में हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। वहाँ से वो जब फीकल मैटर के थ्रू बाहर आएगा तब हम डायग्नोसिस से पता लगाते हैं वेदर द होस्ट इज़ इन्फेक्टेड बाय एस्कैरिस और नॉट। देन वहाँ से जब वो एक्सपेल्ड आउट होगा, मेल फीमेल, अब वो नॉन फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे, वो नॉन इन्फेक्टिव स्टेज होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देन वो अगेन लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा। तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल। अब कुछ सिम्टम्स हैं जब एक लार्वल फॉर्म माइग्रेट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन से अप टू लंग्स तक। कहाँ से होके जाती है? लीवर, हार्ट, देन लंग्स। अब वहाँ पे वो एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करती है। उस माइग्रेशन के टाइम पे जो भी सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इन्फ्लेमेटरी एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। अब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में क्या? जब कोई भी लार्वल फॉर्म टिश्यूज़ को इंजर्ड करेगी, जैसे ही वो माइग्रेट करने के लिए इंटेस्टाइन में से म्यूकोसा के अंदर पेनिट्रेट करी थी, वहाँ पे जो टिश्यूज़ थे उन टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन कोज करती हैं। वहाँ पे टिश्यूज़ में जो डैमेज्ड हुए थे सेल्स, वो क्या करते हैं? वो डैमेज्ड सेल्स केमिकल रिलीज़ करते हैं। वो केमिकल्स इट मे बी हिस्टामिन, इट मे बी ब्रेडिक्राइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये केमिकल्स क्या करते हैं? उस डैमेज्ड एरिया में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उन ब्लड वेसल्स को परफोरेट कर देते हैं और वहाँ से फ्लूइड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। जब वहाँ से फ्लूइड निकलते हैं तो फ्लूइड निकलने की वजह से एक्यूमुलेशन होती है और जिसकी वजह से टिश्यूज़ के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में ये देखने को मिलता है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में अनडिज़ायरेबल रिएक्शंस आती हैं जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम हमारा एलर्जी रिएक्शंस शो करने लग जाता है। इसके अलावा हमारे पास इयोसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं। इयोसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशंस में हमारे पास रैशेस, इचिंग, डायरिया, अस्थमा ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इयोसिनोफिलिक न्यूमोनिया, इयोसिनोफिलिक न्यूमोनिया में एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है? इयोसिनोफिल्स जो कि वाइट ब्लड सेल्स हैं। इयोसिनोफिल्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं लंग्स में। जब वो फॉर्म, इन्फेक्टिव फॉर्म लंग्स में माइग्रेट करती है, वहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से जो WBCs हैं, जो इयोसिनोफिल्स हैं, वो लंग्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और नॉर्मल एयर स्पेसेस एल्वियोलाई को डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा? एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, कफ की प्रॉब्लम होगी, नाइट स्वेट्स, फीवर होगा, ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कफ, यूट्रिकेरिया, फीवर, डायस्पनिया, ये डिजीज़ेस देखने को मिलेंगी। ये तो था लार्वल फॉर्म्स की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं। अब जो अडल्ट फॉर्म्स की वजह से जो सिम्टम्स होंगे दैट इज़ स्पोरिएटिव एक्शन, माल न्यूट्रिशन, ग्रोथ रिटार्डेशन। अब मैकेनिकल एक्शन में एब्डोमिनल पेन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइन में पोर्स होने लग जाएंगे, परफोरेशंस, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में फीवर बहुत कॉमन है।
यूट्रिकेरिया, यूट्रिकेरिया एक स्किन प्रॉब्लम है जो जिसमें रैशेज होती हैं, रेडनेस हो जाती है। एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, एंजियोन्यूरोटिक एडिमा इसको हम एडिमा, नॉर्मल एडिमा भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है रैपिड स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है स्किन में, सबक्यूटेनियस लेयर में, म्यूकोसल मेम्ब्रेन और सब म्यूकोसल टिश्यू जो होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल सिमिलर है यूट्रिकेरिया से, बट यूट्रिकेरिया में बेसिकली क्या होता है अपर डर्मिस में की वजह से होता है, और यहाँ पे ये क्यूटेनियस और सब क्यूटेनियस में स्वेलिंग होती है, तब हम बोलते हैं एंजियोन्यूरोटिक एडिमा। कंजक्टिविटीज़, कंजक्टिविटीज़ भी एक सिम्टम है जो कि अडल्ट फॉर्म की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, इसको हम पिंक आई भी बोलते हैं। इस कंजक्टिविटीज़ में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की, जो कि आई बॉल को कवर करती है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आई पिंक नज़र आती है, आई रेडिश हो जाती है, रेडिश पिंक हो जाती है, और ग्रिटी सेंसेशन होती हैं हमारी आई में, और इचिंग भी फील होती है ड्यूरिंग दिस। इंटेस्टाइनल ऑब्स बाय अडल्ट फॉर्म, आप इस इमेज में देख सकते हो कि इंटेस्टाइन में क्या इफेक्ट हुआ, परफोरेशंस हो जाती है इंटेस्टाइन। इन दिस इमेज यू कैन सी एक मैसिव एस्कैरिस इन्फेक्शन है चाइल्ड में। अ लार्ज बोलस ऑफ राउंड वॉर्म्स एक्सपेल्ड हो रहे हैं एनस से। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस की कुछ स्टेज होती हैं, जैसे पैरासिटिक डायग्नोसिस, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एग्स, फीकस के अंदर एग्स को डेमोन्स्ट्रेट कैसे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से या फिर फॉर्मलिन ईथर कंसंट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लार्वा, लार्वल की डेमोन्स्ट्रेशन स्पूटम, ब्रोंकियल एस्पायरेशन, क्योंकि लार्वा जो है वो माइग्रेट कर चुका है लंग्स में, अब वो स्पूटम में मिल सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडल्ट वॉर्म, उसके बाद सीरो डायग्नोसिस होती है। सीरो डायग्नोसिस में हम एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट बाय IHA एंड IFA। IHA दैट इज़ इंडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन एंड IFA इंडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी। ये टेक्निक्स हैं सीरो डायग्नोसिस की। लोफलर्स सिंड्रोम जो होता है, लोफलर सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए इमेजिंग मेथड्स होते हैं कुछ, एक्सरे, CT स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड मेथड। ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ ड्रग्स हैं, बिबेंडाजोल, पायरेंटल पेमोएट, पाइपरैजिन सिट्रेट। प्रिकॉशंस की बात करें, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीकस होना चाहिए। रॉ वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स को विदाउट वॉशिंग नहीं यूज करो, अवॉइड करो अनकुक्ड फूड। प्रॉपर ट्रीटमेंट विद एंटी हेलमिंथिक्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो।